माँ के फोन वैसे तो संक्षिप्त ही होते थे, पर इतना महत्वपूर्ण समाचार भी वह सिर्फ 2 मिनट में बता देंगे, मेरी कल्पना से परे ही था। सुचिता की शादी तय हो गई है, 15 दिन बाद का मुहूर्त निकला है, तुम सब लोगों को आना है, बस इतना कहकर वह फोन रखने लगी थी। अरे माँ, कब रिश्ता तय किया है? कौन लोग हैं? कहाँ के हैं? लड़का क्या करता है? मैंने एक साथ कई प्रश्न पूछ डाले थे। सब ठीक ठाक ही है, अब आकर देख लेना। माँ और बातें करने के मूड में नहीं थी और मैं कुछ और कहती तब तक उन्होंने फोन रख दिया था। लो, यह भी कोई बात हुई? अरे सुचिता मेरी सगी छोटी बहन है, इतना सब जानने का हक तो मेरा बनता ही है कि कहाँ शादी तय हो रही है, कैसे लोग हैं। अरे सुचि की जिंदगी का एक अहम फैसला होने जा रहा है और मुझे खबर तक नहीं। ठीक है, माँ का स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं रहता है, फिर सुचिता की शादी को लेकर पिछले कई सालों से परेशान हो रही हैं। पिताजी के असमय निधन से और अकेली पड़ गई हैं। भाई कोई है नहीं, हम 3 बहनें ही हैं, मैं, नमिता और सुचिता। मेरी और नमिता की शादी हुई काफी अरसा हो गया है, पर पता नहीं क्यों सुचिता का हर बार रिश्ता तय होते होते रह जाता था। शायद इसीलिए माँ इतनी शीघ्रता से यह काम निपटाना चाह रही हो। जो भी हो, बात तो माँ को पूरी बतानी थी। शाम को मैंने फिर सुचिता से ही बात करनी चाहिए थी, पर वह तो शुरू से वैसे भी मितभाषी ही रही है, अभी भी हाँ हूँ ही करती रहती है। दीदी, माँ ने बता तो दिया होगा सब कुछ, स्वर भी उसका तटस्थ ही था। अरे पर तू तो पूरी बात बताना, तेरे स्वर में भी कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा है। मैं तो अब झल्ला ही पड़ी थी। उत्साह क्या, सब ठीक ही है। माँ इतने दिन से परेशान थी, मैं स्वयं भी अब उन पर बोझ बनकर उनकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहती। अब यह रिश्ता तो जैसे एक तरह से अपने आप ही तय हो गया है, तो अच्छा ही होगा। सुचिता ने भी जैसे तैसे बात समाप्त कर दी थी। राजीव तो अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उनको छुट्टी मिलनी मुश्किल थी। मेरा और बच्चों का रिजर्वेशन करवा दिया। मैं चाह रही थी कि 4 से 5 दिन पहले पहुंचूं, पर मैं और नमिता दोनों ही रिजर्वेशन के कारण ठीक शादी वाले दिन ही पहुंच पाए थे। मेरी तरह नमिता भी उतनी ही उत्सुक थी यह जानने के लिए कि सुचि का रिश्ता कहाँ तय हुआ है और इतनी जल्दी कैसे सब तय हो गया। पर जो कुछ जानकारी मिली उसने तो जैसे हमारे उत्साह पर पानी ही फेर दिया था। जौनपुर का कोई संयुक्त परिवार था, छोटा मोटा बिजनेस था, लड़का भी वहीं पुश्तैनी काम संभाल रहा था। उन लोगों की कोई मांग नहीं थी। लड़के की बुआ खुद आकर सुचिता को पसंद कर गई थी और शगुन की अंगूठी व साड़ी भी दे गई थी। माँ, मेरे मुंह से निकल गया, जब इतने समय से रिश्ते देख रहे हैं तो और देख लेते, आपको जल्दी क्या थी? ऐसी क्या सुचि बोझ बन गई थी? अब जौनपुर जैसा छोटा सा पुराना शहर, पुराने रीति रिवाज के लोग, संयुक्त परिवार, सुचि कैसे निभेगी? उस घर में सब निभ जाएगी। माँ बोली, अब मेरे इस बूढ़े शरीर में इतनी ताकत नहीं बची है कि घर घर रिश्ता ढूंढती रहूं। इतने बरस तो हो गए, कहीं जन्म पत्री नहीं मिलती, कहीं दहेज का चक्कर, और तुम दोनों जो इतनी मिन मेर निकाल रही हो, खुद क्यों नहीं ढूंढ लिया कोई अच्छा घर बार अपनी बहन के लिए? माँ ने तो एक तरह से मुझे और नमिता दोनों को ही डपट दिया था। यह सच भी था। हम दोनों बहनें अपने अपने परिवार में इतने व्यस्त हो गई थी कि जितने प्रयास करने चाहिए थे चाह कर भी नहीं कर पाए। खैर, सीधे साधे समारोह के साथ सुचिता ब्याह दी गई। मैं और नमिता दोनों कुछ दिन माँ के पास रुक गए थे, पर हम रोज ही यह सोचते कि पता नहीं कैसे हमारी यह भोली भाली बहन उस संयुक्त परिवार में निभेगी। हम लोग ऐसे परिवारों में कभी रहे नहीं, न ही हमें घरेलू काम करने की अधिक आदत थी। पिताजी थे तब काफी नौकर चाकर थे और अभी भी माँ ने 2 काम वाली बाई लगा रखी थी और खाना भी उन्हीं से बनवा लेती थी। फिर सुचि का तो स्वभाव भी सरल सा है, तेज तर्रार सास, नंदे, जेठानी सब मिलकर दबा लेंगी उसे जब चचेरा भाई रवि विदा करने गया, तब हम लोग यही सोचकर आशंकित थे कि पता नहीं सुचि आकर क्या हालचाल सुनाएगी, पर उस समय तो उसकी सास ने विदा भी नहीं किया। रवि से यह कहकर कि महीने भर बाद भेजेंगी, अभी किसी बच्चे का जन्मदिन है, उसे भेज दिया था। उधर रवि कहता जा रहा था, दीदी
सुची दीदी को आपने कैसे घर में भेज दिया? वह घर क्या उनके लायक है? छोटा सा पुराने जमाने का मकान, उसमें इतने सारे लोग। अब आजकल कौन बहुओं से घूंघट निकलवाता है, पर सुची दीदी से इतना पर्दा करवाया कि मेरे सामने ही मुश्किल से आ पाई। ऊपर से सास नंदे सब तेज तर्रार। सास ने तो एक तरह से मुझे ही झिड़क दिया कि बहू से घर का काम काज तो होता नहीं है, इतना नाजुक बना कर रख दिया है लड़की को कि वह 4 जनों का खाना तक नहीं बना सकती। पर गलती तो इसकी माँ की है, कुछ सिखाया ही नहीं है। अब हम लोग सिखाएं? सच दीदी, इतनी रोबीली सास तो मैंने यह पहली बार देखी। रवि कहता जा रहा है और मेरा कलेजा बैठता जा रहा था कि इतने सीधे साधे ढंग से शादी की है, कहीं लालची लोग हुए दहेज के कारण मेरी बहन को प्रताड़ित ना करें। वैसे भी दहेज को लेकर इतने किस्से तो आए दिन होते रहते हैं। सुची से मिलना भी नहीं हो पाया, माँ से भी इस बारे में अधिक बात नहीं कर पाई। वैसे भी हृदय रोग की मरीज हैं वे। सुची से फोन पर कभी कभार बात होती तो जैसा उसका स्वभाव था हाँ में ही उत्तर देती। बीच में दशहरे की छुट्टियों में फिर माँ के पास जाना हुआ था। सोचा कि शायद सुची भी आए तो उससे भी मिलना हो जाएगा, पर माँ ने बताया कि सुची की सास बीमार है, वह आ नहीं पाएगी। माँ, इतने लोग तो हैं उस घर में, फिर सुची तो नई नवेली बहू है, क्या अब वही बची है सास की सेवा करने को, जो 4 दिन को भी नहीं आ सकती? मैं कहे बिना नहीं रह पाई थी। मुझे पता था कि उसकी नंदे जेठानी सब इतनी तेज तो सुची दब कर रह गई होगी। उधर माँ का तबीयत बिगड़ती जा रही थी। सास का इलाज होना था तो पैसे की जरूरत पड़ी। सुची ने अपने कंगन उतार कर सास के हाथ पर धर दिए। सास तो गदगद हो गई। मैंने माथे पर हाथ मारा तो हद हो गई बेवकूफ़ी की भी। अरे, छोटी मोटी बीमारी का तो इलाज यूं ही हो जाता है, फिर पुश्तैनी व्यापार है, इतने लोग हैं घर में। अब सास की चतुराई देखो, जो थोड़ा बहुत जेवर सुची मायके से लेकर गई है उस पर भी नजर गड़ा कर बैठी हैं। उधर माँ कहती जा रही थी, अच्छा उस घर में रच बच गई है सुची। माँ भी आजकल पता नहीं किस लोक में विचरण करने लगी है, सारी व्यवहारिकता भूल गई हैं। सुची के पास कुछ गहनों के अलावा और है ही क्या। मेरा तो मन ही उचट गया था। घर आकर भी मूड उखड़ा उखड़ा ही रहा। राजीव से यह सब कहा तो उनका तो वह चिर परिचित उत्तर था, तुम क्यों परेशान हो रही हो, सबका अपना अपना भाग्य है। अब सुची के भाग्य में जौनपुर के ये लोग ही थे तो इसमें तो तुम क्या कर सकती हो, और माँ से क्या उम्मीद करती हो। उन्होंने तो जैसे भी हो अपना दायित्व पूरा कर दिया। फोन पर पता चला कि सुची बीमार, पेट में पथरी है और ऑपरेशन होगा। दूसरा कोई शिकायत हो सकती है तो पहले सारे टेस्ट होंगे। बनारस के एक अस्पताल में भर्ती हैं, तुम लोग देख आना, मेरा तो जाना हो नहीं पाएगा। माँ ने खबर दी थी। नमिता भी छुट्टी लेकर आ गई थी। वही अस्पताल के पास उसने एक होटल में कमरा बुक करा लिया था। रीता, मैं तो 2 दिन से ज़्यादा तक नहीं रुक पाऊंगी, बड़ी मुश्किल से ऑफिस से छुट्टी मिली है। उसने मिलते ही कहा था, मैं भी कहाँ रुक पाऊंगी, छोटी के इम्तिहान चल रहे हैं। नौकर भी आजकल बाहर गया हुआ है, बस दिन में ही सुची के पास बैठ लेंगे, रात को तो जगना भी मुश्किल है मेरे लिए। मैंने भी अपनी परेशानी गिनवा दी थी। सवाल यह था कि यहाँ रुककर शुक्र की देखभाल कौन करेगा। कम से कम एक दिन तो उसे अस्पताल में ही रहना होगा। अभी तो सारे टेस्ट होने हैं। हम दोनों सुचिता को देखने जब अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि उसकी दोनों नंदे आई हुई हैं। बूढ़ी सास भी उसे संभालने आ गई है और उन लोगों ने कॉटेज वार्ड के पास ही कमरा ले लिया था। दबंग सास बड़े प्यार से सुची के सिर पर हाथ फेर रही थी। फिक्र मत कर बेटी, तू जल्दी ठीक हो जाएगी, मैं हूं ना तेरे पास। तेरी दोनों नंदे भी अपने ससुराल से आ गई हैं, सब बारी बारी से तेरे पास सो जाया करेंगी, तू अकेली थोड़ी ही है। उधर सुची के पति चम्मच से उसे सूप पिला रहे थे। एक ननद मुंह पोंछने का नैपकिन भी लेकर खड़ी थी। दीदी कैसी हो, सुची ने हमें देखकर पूछा था। मुझे लगा कि इतनी बीमारी बाद भी सुची के चेहरे पर एक चमक है। शायद घर परिवार का इतना अपनत्व पाकर वह अपनी बीमारी भूल गई है। पर पता ना क्यों मेरे और नमिता के सिर कुछ झुक गए। कई बार इंसानों को समझने में कितनी भारी गलती कर देते हैं हम। मैं ऐसा ही कुछ सोच रही थी। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी,
कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।